हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंट्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग के साथ कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक इस टाइप का लीगल बिजनेस होता है जिसे कम से कम दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर ऑपरेट करते हैं और उनको जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में एग्रीड रेशियो के अंदर शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसकी डेफिनेशन से ही बनते हैं। आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी जो डेफिनेशन होगी आपके फीचर्स उसी डेफिनेशन से ही बनते हैं। फर्स्ट फीचर इसका क्या है? टू और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस आपका वही होगा जिसके अंदर कम से कम आपके जो ओनर हैं वो कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए या दो से ज़्यादा होने चाहिए। उसी बिजनेस को आप क्या बोल सकते हो? पार्टनरशिप बोल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट। जब पर्सन मिलकर आपस में एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद ही पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्ट में आती है। बिना एग्रीमेंट के आपकी पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा वो साथ मिलकर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो बिना एग्रीमेंट के आपकी पार्टनरशिप नहीं होती है। तो सेकंड इसका फीचर है एग्रीमेंट, की पर्सन के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर होता है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। थर्ड है लॉफुल बिजनेस, कि पार्टनरशिप बिजनेस आप उसी बिजनेस को बोल सकते हैं जिसका बिजनेस कैसा हो? लॉफुल हो। किसी इलीगल बिजनेस को आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते। जैसे मान लो ए और बी दो पर्सन मिल गए, आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हम एसबीआई बैंक के अंदर चोरी करने के लिए चलेंगे। ठीक है, मिलकर गए हैं और उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया कि जो भी हम यानी कि वहाँ से जो भी पैसा लूट कर लेके आएंगे उसको हम हाफ ऑफ कर लेंगे, रेशियो भी बना लिया। लेकिन हम इसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि जो उनका मोटिव है, जो उनका बिजनेस है वो कैसा है? वो इलीगल है। ठीक है, चोरी करना कोई लीगल बिजनेस नहीं होता है। तो आप यानी कि तब तक किसी बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कह सकते जब तक उसका जो मोटिव है वो कैसा बिजनेस ना हो? लॉफुल बिजनेस ना हो। तो थर्ड इसका फीचर है कि बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दे रखा है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो करवा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं करवाना। क्लियर है? तो ये इसका फोर्थ फीचर आ गया, रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। अब दो पर्सन मिलकर, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर ही पार्टनरशिप को करेंगे, तो उनके बीच में प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। तो उसके लिए उनके बीच में आपस में कोई ना कोई रेशियो सेट किया जाता है। तो उसी रेशियो के अंदर वो क्या करते हैं? प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो फिफ्थ इसका फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग, कि जो भी प्रॉफिट होगा चाहे 1 रुपया ही हो, उसको आपस में क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके कुछ और भी फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे अपने, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब देखो, दो पर्सन जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद ही पार्टनरशिप बनती है। तो जो एग्रीमेंट करते हैं पर्सन मिलकर, वो एग्रीमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो होता है ओरल एग्रीमेंट। कैसा होता है? यानी कि कुछ रिटर्न नहीं है, ए और बी ने मान लो आपस में कुछ भी कंडीशन वगैरह लगा दी कि मैं इतना शेयर रखूंगा, बी कह रहा है मैं इतना शेयर रखूंगा, यानी कि लिखा कुछ भी नहीं, ऑरली उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। ऐसा एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट होता है? ओरल एग्रीमेंट होता है। और दूसरा एग्रीमेंट आपका कैसा होता है? रिटर्न, जिसको पेपर पर राइट किया जाता है, सारी टर्म्स और कंडीशन पेपर के ऊपर लिखी जाती हैं, उसको बोलते हैं हम रिटर्न एग्रीमेंट। तो जो आपका एग्रीमेंट होता है रिटर्न, उसे ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक पेपर होता है जिसके ऊपर सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं पार्टनरशिप को लेकर। जैसे कि आपकी फर्म का नेम आ जाएगा, फर्म का नेम, पार्टनर्स का नेम, ठीक है, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स को सैलरी कितनी दी जाएगी, पार्टनर्स को जो कैपिटल लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स जो पैसा निकालेंगे फर्म से, ड्राइंग होती है जो, उस पर कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा, उनको कमीशन कितना दिया जाएगा। ठीक है, उन जो भी
प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें किस में लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं। ये एक पेपर होता है जिसके ऊपर ये सारी कंडीशंस लिखी हुई रहती हैं, उसे ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बात आ गई समझ में। इसके बाद हमारा टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी बताया कि पार्टनरशिप डीड होती है पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन लिखी होती हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड करना ही भूल जाएं, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो ही ना, तो कौन कौन से रूल्स आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दे रखा है कि अगर कोई पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करना भूल जाएं तो ये कुछ रूल्स हैं, ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। इन रूल्स को ध्यान से लर्न कर लेना, क्योंकि जो भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे उस टाइम में ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने आपस में कोई रेशियो सेट नहीं किया कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो ए ने लगाए थे 2 लाख रुपीज़ और बी ने लगाए थे आपके 1 लाख रुपीज़। अब बी कह रहा है भी मैंने पैसे ज़्यादा लगाए हैं तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा रखूँगा, लेकिन बी कह रहा है भी नहीं मैं काम तो मैंने बराबर किया है, फिर क्या आपने पैसे ज़्यादा लगाए हैं तो प्रॉफिट क्या रखेंगे, हम इक्वल रखेंगे। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। तो इसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाएगा, जो प्रॉफिट है आपका वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली किया जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं करते हैं तो प्रॉफिट उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली। तो फर्स्ट रूल ये आपका ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको ना दे रखा हो कि रेशियो क्या है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑलवेज इक्वल करोगे। क्लियर है। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब बिजनेस आप करते हैं, जब भी बिजनेस किया जाता है तो उसके अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर। ये आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है। ठीक है, तो आपने 11th के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ये बताया गया था कि बिजनेस और आपके जो ओनर्स है वो हमेशा ऑलवेज अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों एक नहीं होते। अब पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस को क्या दिया, लगा रखा है, तो यानी कि वो उस पैसे पर क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट। तो अगर एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर लगाई है उस पर आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड। क्लियर है। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसी तरीके से पार्टनर्स जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लेकिन जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होने लग जाता है तो अगर पार्टनर्स को ज़रूरत है तो वो पैसा विड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, यानी कि बिजनेस से पैसा उधार ले लिया और कोई कंडीशन यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर उन्होंने कुछ भी रेशियो वगैरह सेट नहीं कर रखा, तो आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं देना है। क्योंकि इंटरेस्ट पर यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया तो पार्टनर्स भी बिजनेस को इंटरेस्ट नहीं देंगे, किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। क्लियर है। 3 रूल्स हो गए। इसके बाद फोर्थ है आपका रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, यानी कि कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो आपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं देना है। तो रेम्यूनरेशन भी क्या होगा आपका, नॉट अलाउड। कोई रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है भी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। देखो भाई, जो पार्टनर होता है ना वो बिजनेस में पैसा 2 टाइप से लगाता है। ये आपका हो गया बिजनेस। एक तो स्टार्टिंग के अंदर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल, लेकिन अगर कोई पार्टनर पैसा, बिजनेस को एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है और किसी पार्टनर के पास पैसा पड़ा है और वो कंडीशन लगा के दे कि मैं कैपिटल नहीं दे रहा हूँ, मैं एज ए लोन दे रहा हूँ। बात समझना ध्यान से, क्योंकि बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, उसको तो पैसा चाहिए। चाहे अगर कोई पार्टनर नहीं देगा तो उसको बैंक वगैरह से यानी कि किसी आउटसाइडर से लोन लेना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और वो ये कंडीशन लगाकर फर्म को पैसा देता है कि मैं कैपिटल नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, एज ए लोन पैसा बिजनेस को दे रहा हूँ, तो ऐसे पैसे के ऊपर जो बिजनेस है वो किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगा, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं है तो।
अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट कर रखा है, उसके अंदर रखा है 9% या 10%, 4%, 2%, जो भी रेट दे रखी है उस रेट से उनको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है उस कंडीशन में पार्टनर्स के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम की रेट से देना है। बात आ गई समझ में। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। फर्स्ट रूल क्या था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑलवेज इक्वल। ठीक है। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, नॉट अलाउड, यानी कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अपने को देना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, यानी कि अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखी है तो ना ही उनसे कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्लियर है। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, पार्टनर्स को कोई सैलरी, कमीशन, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं देनी है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो ऐसे लोन के ऊपर उन्हें 6% की रेट से इंटरेस्ट देना है। बात आ गई समझ में। इसके बाद चलते हैं, अब अपनी अकाउंटिंग की शुरुआत हो जाती है क्लास 12th की। लेकिन जहाँ पे हमने क्लास 11th के अंदर अकाउंट्स छोड़ी थी, हम वहीं से मैं आपको यानी कि स्टार्ट करवाऊंगा। देखो भी, लास्ट के अंदर हमने कुछ फाइनल अकाउंट्स वहाँ पे बनाने सीखे थे। जैसे हम एक अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता था, इस साइड कोई ना कोई आपकी इनकम आ जाती थी और यानी कि स्टॉक वगैरह, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लिखते थे, और इस टाइप आप यानी कि जो भी एक्सपेंस होते थे, कौन से एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो लिखते थे। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता था, ग्रोस प्रॉफिट आप यहाँ पे फाइंड कर लेते थे। बात आ गई समझ में। यहाँ पे आपका क्या आ जाता था, जीपी आ जाता था। इसके बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था, यानी कि जो जीपी आपको यहाँ पे हुआ है उस प्रॉफिट को आप इस साइड ट्रांसफर करते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे, बाय ग्रोस प्रॉफिट। यहाँ पे आपका ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया जाता था और यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते थे। ठीक है। जब इस ग्रोस प्रॉफिट में और यहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट इनकम आ जाती थी, इनडायरेक्ट इनकम, जो भी इनकम होती थी वो आपकी यहाँ लिख देते थे। सारी इनकम में से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपका आ जाता था नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाता था। इसके बाद आप बनाते थे बैलेंस शीट। आप बनाते थे यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिखी होती थी आपकी कैपिटल। कैपिटल के अंदर आप क्या करते थे, यहाँ पे ऐड करते थे किस चीज़ को, नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्या करते थे, ऐड करते थे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि जो नेट प्रॉफिट था वो कैपिटल के अंदर ऐड ही हम क्यों करते थे। वो हम कैपिटल के अंदर ऐड इसलिए करते थे क्योंकि जो ऑनर होता है बिजनेस का, उसका अकाउंट बिजनेस के अंदर किस नाम से होता है, उसका अकाउंट बिजनेस के अंदर कैपिटल के नाम से होता है। ठीक है। इसलिए जो प्रॉफिट होगा उस पर जो राइट होता है, जो हक होता है, वो किसका होता है, वो ऑनर का होता है। तो ऑनर का अकाउंट किस नाम से होता है, कैपिटल के नाम से होता है। इसलिए जो आपका नेट प्रॉफिट था वो ऑलवेज किस में ऐड करते थे, आप कैपिटल के अंदर ऐड कर देते थे। लेकिन देखो, जो हमने 11th के अंदर अकाउंट से ये सारे सीखे थे, ये हमने सीखे थे सिंगल पर्सन के, यानी कि एक सिंगल पर्सन था, वही ओनर था, सारा पैसा उसी का था और सारा प्रॉफिट वो खुद ले जाता था। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। यहाँ पे कोई एक पार्टनर नहीं है, यहाँ पे कम से कम या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे 2 ही पार्टनर है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ तो सेम ही होती है, चाहे वो सिंगल पर्सन का हो। ठीक है। जैसे 11th में सीख रहे थे, चाहे वो सिंगल पर्सन का हो चाहे वो पार्टनर्स का हो, तो ट्रीटमेंट तो बिजनेस के अंदर सेम ही होते हैं। तो अकाउंटिंग भी वैसे ही करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट सब वैसे ही बनाया जाएगा, नेट प्रॉफिट वैसे ही फाइंड किया जाएगा जैसे कि हम क्लास 11th में कर रहे थे। तो वो चीज़ तो हम क्लास 11th में सीख ही चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे को नेट प्रॉफिट फाइंड नहीं करना, वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा होगा, और कई बार नहीं दे रखा होगा तो कोई एक आधा एडजस्टमेंट करके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपको यहाँ पे नेट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो वाला नहीं करना जो आप 11th क्लास में सीख के आए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होंगे। यहाँ से आगे चलना है अपने को। दोबारा फिर रिवाइज करते हैं
कि क्लास 11th के अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आया जीपी। जीपी को हम किसके अंदर ले गए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसको ले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद आपने बनाई बैलेंस शीट और नेट प्रॉफिट आपने कहाँ पे ऐड कर दिया, कैपिटल के अंदर। लेकिन जब पार्टनरशिप होती है तो सारा प्रॉफिट एक पर्सन को नहीं दिया जाता, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्ट आप प्रॉफिट कहाँ में नहीं लेके जा सकते, आप बैलेंस शीट के अंदर लेके नहीं जा सकते। उससे पहले एक अकाउंट बनाया जाता है जिस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही इस अकाउंट को बनाया जाता है। बात आ गई समझ में। हमने नेट प्रॉफिट किस साइड फाइंड किया था, यहाँ पे फाइंड किया था। अब इसको आगे किस साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड आ जाएगा, और अगर आपका लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा टू नेट लॉस। आप यहाँ पे P&L भी लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, फॉर्मेट पे चलते हैं, लेकिन एक एक आइटम जिसको टिक करूँगा उसी को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी आइटम किसी साइड कैसे आती है। ठीक है भाई, तो ये आपका फॉर्मेट है भाई। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मिस हो गया बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका ये आएगा। फॉर द ईयर एंडेड ये डेबिट साइड आ जाएगी और ये आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। सबसे पहले अगर प्रॉफिट होगा, मैंने अभी बताया किस साइड ट्रांसफ़र करना है आपने, बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो किस साइड ट्रांसफ़र करोगे, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। अब देखते हैं भाई, इरेज कर लें एक बार इसको। देखो भाई, एक साइड आपका होता है बिजनेस और एक साइड होते हैं पार्टनर्स। अब जब बिजनेस शुरू किया होगा तो इन पार्टनर्स ने कुछ पैसा लगाया होगा किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने पैसा लगाया तो कोई पर्सन किसी को ऐसे फ्री में पैसा यूज़ करने के लिए नहीं देता, तो पार्टनर्स ने बिजनेस को पैसा दिया यूज़ करने के लिए, तो इस पैसे के ऊपर ये क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। और एक चीज़ दिमाग के अंदर सेट कर लेना कि आप जो अकाउंटिंग करोगे वो आप इस बिजनेस यानी कि आप फर्म की तरफ से अकाउंट करोगे। जो भी अकाउंटिंग करोगे वो किसकी तरफ से करोगे, फर्म की तरफ से। आप फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप फर्म के CA हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब पार्टनर्स ने लगाया पैसा बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस ने तो उधारी ले रखा है ना, तो बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा, बिजनेस को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट। बात आ गई समझ में। इसलिए अगर पार्टनर्स जो कैपिटल लगाएंगे उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है, फिर बी का कैलकुलेट करके लिख दिया जाएगा और दोनों का टोटल बाहर लिख दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया, एक्सपेंस क्यों था मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये तो था कैपिटल के लिए। अब इसी तरीके से आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया फर्म ने। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग गया, आपकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया। आपके जो पार्टनर्स थे, अब पैसे की ज़रूरत पड़ गई इनको, ए और बी। अब इन्होंने फर्म से पैसा निकाल लिया। ठीक है, आपने बचपन के अंदर स्टोरी पढ़ी होगी ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। तो यानी कि जो जैसा व्यवहार अपने साथ करता है हम भी उसके साथ वैसे ही करते हैं। अब फर्म ने पैसा लिया था पार्टनर्स से, तो पार्टनर्स ने क्या लिया था फर्म से, इंटरेस्ट लिया था। अब पार्टनर्स जो हैं वो फर्म से पैसा निकाल रहे हैं, तो फर्म भी इनसे क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यानी कि इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से। अगर इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से तो फर्म के लिए क्या हुई, इनकम, क्योंकि फर्म को पैसा मिलेगा। तो इनकम ऑलवेज क्या होती है आपकी, क्रेडिट। इसलिए आप क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
ठीक है, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी थी उस पर क्या लगाओगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे। आपकी इनकम है तो ए का इंटरेस्ट लिख दिया जाएगा, बी का, और टोटल आपका बाहर आ जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखो इसके बाद आता है कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2 पार्टनर्स हैं वही, ठीक है, क्या नाम है इनके, ए और बी। अब जो ए है ना वो आपका सारा दिन दुकान के ऊपर बैठा रहता है। ठीक है, तो वो फर्म से क्या कह रहा है, भी मैं सारा दिन दुकान के ऊपर बैठा रहता हूँ, यानी कि फर्म कौन है, इनसे मिलकर ही बनी है, तो वो क्या लेगा इस काम के लिए, सैलरी लेगा। ठीक है, तो फर्म को सैलरी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हुआ था, वो कह रहा है मैं दुकान पे बैठूंगा तो सैलरी लूँगा, तो फर्म को सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट साइड में आ जाएगी। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू सैलरी टू पार्टनर। बात आ गई समझ में। इसी तरीके से जो बी पार्टनर है आपका, वो क्या कह रहा है कि मैं सेल का काम संभाल रहा हूँ। ठीक है, तो सेल का काम तो मुश्किल होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, सारा दिन बोलना पड़ता है। ठीक है, और जो ए है ये तो दुकान के ऊपर बस चुपचाप बैठा रहता है, गला संभालता है, तो मेरे को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। अब बी कमीशन मांग रहा है, तो कमीशन किससे मांगेगा, फर्म से। तो है तो फर्म के लिए क्या, एक्सपेंस है, तो इस कमीशन को भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टू कमीशन टू पार्टनर। बात आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे आपकी थी इनकम, इस एंट्री को एक बार इग्नोर करना। यहाँ पे आपकी इनकम थी, आपने इसका किया टोटल, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा और इस साइड भी आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से ये आपने कुछ एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास प्रॉफिट बचेगा ना। दोबारा फिर देखो कि इस साइड आपने इनकम लिखी थी, आपने इनकम को ऐड किया और इसके अंदर से आपने 3 एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, तो जब आपने माइनस की है तो आपके पास क्या बचा, प्रॉफिट ही बचा है ना। अब प्रॉफिट को क्या करना होता है, पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारा प्रॉफिट ही पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाए। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट को क्या करना होता है, रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो उस प्रॉफिट को यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को रिजर्व करके रख लिया जाता है, और ऐसा रिजर्व जो आपका होता है, ठीक है, वो रिजर्व आपका होता है जनरल रिजर्व, यानी कि जिसको जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो ये कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एंट्री किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डेबिट साइड क्यों आएगी, क्योंकि प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। प्रॉफिट से तो पैसा निकालना है ना, निकाल कर कहाँ रिजर्व रखना है, जनरल रिजर्व में। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा, वहाँ से पैसा निकालेंगे तो आप पैसा कहाँ रख दोगे, जनरल रिजर्व के अंदर आप पैसा रख दोगे। रख दिया जनरल रिजर्व के अंदर, एक्सपेंस की पेमेंट कर दी आपने, जनरल रिजर्व के अंदर पैसा रख दिया। अगर अब भी कुछ बच गया तो जो प्रॉफिट होगा आपका, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्योंकि क्लास 11th में भी हमने जो प्रॉफिट हुआ था वो कहाँ भेजा था, वो प्रॉफिट हमने भेजा था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी पार्टनर्स के कैपिटल में या करंट में भेजेंगे। कैपिटल में कब भेजना है, करंट में कब भेजना है, वो आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल या करंट में भेज दिया जाएगा। ए और बी में जो भी रेशियो होगा उस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन रिवर्स होगी कि आपके एक्सपेंस साइड ज़्यादा आ गए, ठीक है, अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आगे यहाँ पे आपके ज़्यादा आ गए, ठीक है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा आ गए और आपका प्रॉफिट जो है वो कम है, तो सेम एंट्री, यही एंट्री आपकी साइड पास हो जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ए और बी के अंदर जो लॉस होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। बात आ गई समझ में। और आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ये भी समझ लेना कि जो प्रॉफिट होता है उसमें से एक्सपेंस जब माइनस कर दिए जाते हैं, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटने लायक होता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना, क्योंकि